Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम इंडिया के अंदर चूँकि अपकमिंग इलेक्शंस हैं, उस इलेक्शन की वजह से एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाएंगे। आज की इस वीडियो में हम इंडिया के अंदर इलेक्शंस जो हो रहे हैं उसका एक बेसिक प्रोफाइल देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर बेसिक चीज़ कि ये इलेक्शंस क्या हैं, ये कब हो रहे हैं, प्रोसेस क्या है, लोक सभा इटसेल्फ जो लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट है वो क्या है, और इस इलेक्शन को लेके जो है वो कौन सी पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन से अलाइंसेस इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद इसके अंदर देखेंगे कि जो इस इलेक्शन के अंदर कंट्रोवर्सीज़ हैं इसके इलेक्शन के शुरू होने से पहले वो क्या कंट्रोवर्सीज़ थी। फिर इसके बाद हम जो सीरीज़ बनाएंगे उसके अंदर हम इन पार्टीज़ के मैनिफेस्टो की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम इस इलेक्शन का जो मेन एजेंडा है, जो मेन पब्लिक परसेप्शन है इस इलेक्शन के वाले से वो क्या है, इन सारे इश्यूज़ पे बाद में बात करेंगे। बट आज की इस एपिसोड का बेसिक मकसद जो है वो एक बेसिक प्रोफाइल देना है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट आर द इलेक्शंस इन इंडिया और इसमें कौन सी पार्टीज़ हैं, कौन सी अलाइंसेस हैं, और ये लोकसभा है क्या, ये सारा इलेक्शन मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, इस सारे के ऊपर हम जो है वो आज की इस एपिसोड में बात करेंगे। टू स्टार्ट विद, जनरल इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन इंडिया स्टार्टिंग फ्राम 19 अप्रैल। और ये जनरल इलेक्शन जो है इसके अंदर हम देखेंगे कि ये लोकसभा के इलेक्शन होंगे। लोकसभा इज़ द लोअर हाउस ऑफ द बाई कैमरल पार्लियामेंट इन इंडिया। लोअर हाउस का नाम लोकसभा है, अपर हाउस राज्यसभा है। ये लोअर हाउस के इलेक्शन हैं जो कि 19 अप्रैल में पहला फेज़ स्टार्ट होगा और टोटल इलेक्शन जो है वो 7 फेजेज़ में होंगे और लास्ट फेज़ विल बी हेल्ड ऑन द 2 ऑफ जून 2024। और जो रिजल्ट्स ऑफ दिस इलेक्शन है दे विल बी अनाउंस्ड ऑन द 4 ऑफ जून बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 2024। ये लोकसभा जो करंट लोकसभा है इसके पहले इलेक्शन हुए थे 1951-52 में, और ये जो करंट लोकसभा है दैट इज़ 17th लोकसभा। अब जो इलेक्शन होंगे इट विल बी इलेक्शन फॉर द 18th लोकसभा इन द इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। इस इलेक्शन में 968 मिलियन वोटर्स जो हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। उन 968 मिलियन जो वोटर्स हैं उसमें से 150 मिलियन जो वोटर्स हैं वो 2019 के बाद ऐड हुए हैं। इनमें से कुछ तो वोटर्स हैं जो नए वोटर्स ऐड हुए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि पहले रजिस्टर्ड नहीं थे, अब रजिस्टर्ड हुए हैं। तो टोटल नंबर दिस ईयर इन 2024 विल बी 968 मिलियन, विच मेक्स इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और ये दुनिया की तारीख के सबसे बड़े इलेक्शंस हैं जो इस साल इंडिया में हो रहे हैं। इसमें जो वोटर्स हैं वो उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो एडल्ट सफरेज है। एवरी एडल्ट इन इंडिया इज़ एलिजिबल टू कास्ट अ वोट जो रजिस्टर्ड वोटर हो। और जो मेजॉरिटी चाहिए दैट इज़ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो मेजॉरिटी सिस्टम है और वो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, वो मेजॉरिटी सिस्टम चाहिए है टू गेट अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फॉर द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा। अब थोड़ा सा एक ब्रीफ प्रोफाइल देखते हैं कि लोकसभा है क्या। लोकसभा जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स अ लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, और इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके जो टोटल मेंबर्स हैं एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन दे शुड नॉट एक्सीड 552 मेंबर्स। और जो करंट लोकसभा है उसके जो इलेक्शन होंगे दैट इज़ 543 मेंबर्स। और ये जो 543 मेंबर्स हैं लोकसभा के, इनमें से जो 272 सीट्स हैं वो चाहिए हैं ताकि कोई भी पार्टी जो है वो अपना एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर सके टू गेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट और टू टेक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द लोकसभा। ये जो 543 मेंबर्स होंगे लोकसभा के, ये इलेक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम 28 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनमें से आबादी की बुनियाद पे ये मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होंगे। इसलिए जो लार्जेस्ट स्टेट होगी उसकी सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी, जैसे यूपी है, और जो लोअर पॉपुलेशन की स्टेट्स हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम होगी। Out of 543 seats, 131 seats are reserved for scheduled castes as well as the scheduled tribes. Now comes the point, कौन इलेक्शन लड़ सकता है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर द लोकसभा। काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसमें क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशन दोनों लिखी हैं, बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज़ मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है टू कंटेस्ट इलेक्शन दैट इज़ 25 ईयर्स। और बिसाइड दैट ऑब्वियसली कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना रखता हो, मेंटली सूटेबल और स्टेबल हो, इंडियन सिटीजन हो, इस तरह की और बहुत सारी जो लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड है टू बिकम मेंबर ऑफ द लोकसभा। अगर मैं इलेक्शन की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 83 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 द टर्म ऑफ द लोकसभा इज़ 5 ईयर्स। उसमें जो लिखा हुआ है दैट द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा शैल बी हेल्ड वंस इन 5 ईयर्स। 5 सालों के अंदर एक दफ़ा जो लोकसभा के इलेक्शन है वो लाजमी होंगे, अनलेस ऑब्वियसली इट इज़ डिजॉल्व अर्लियर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
इसका फंक्शन क्या है? लेजिस्लेचर, क्योंकि लोकसभा पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर है, इट्स प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड द लेजिस्लेशन एज वेल एज टू इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इट आल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब अगर दोबारा इलेक्शन पे आए तो इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, जिससे मैंने कहा कि उसको कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज़ गिवन दी अथॉरिटी टू कंडक्ट इलेक्शंस, और उस हवाले से हम देखते हैं कि इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वेरी पावरफुल एंड ऑटोनमस। एंड दिस इलेक्शन कमीशन जो स्केड्यूल है कि 19 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और 2 जून तक होंगे और रिजल्ट 4 जून तक अनाउंस होगा। दिस वाज अनाउंस बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसी की ये पॉलिसी है कि ये 7 फेजेज़ में इलेक्शन होंगे, और बिकॉज ऑब्वियसली डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, कुछ स्टेट्स के अंदर भी सब फेजेज़ होंगे, तो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो है वो इलेक्शन होंगे। Because 968 million voters they वोट डालना है, that is not possible to conduct on single day. Obviously it has to take some time, तो ये फेजेज़ में इंडियन इलेक्शन कमीशन इसको कंडक्ट करता है। बिसाइड्स दैट इसके अंदर इलेक्शन का जो मेथड होगा वो पेपर सिस्टम नहीं है, मैनुअल नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल की जाएंगी। इस हवाले से हम जानते हैं कि बीजेपी सपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, कांग्रेस अपोज्ड इट हिस्टोरिकली, बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिजेक्टेड द कांग्रेस पिटिशन टू रिजेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं वो इस्तेमाल होंगी इंडिया के अंदर। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी इस हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही हैं। अब आते हैं नाज़रीन कि इस इलेक्शन में कौन कौन सी पार्टीज़ और अलायंसेज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस इलेक्शन में 2 मेजर अलायंसेज हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे पहले इलेक्शन के अंदर भी हम जानते हैं कि बीजेपी जो थी वो अलायंस सिस्टम में आई थी, अब भी बीजेपी अलायंस सिस्टम में आ रही है, और साथ में हम जानते हैं कि कांग्रेस भी एक अलायंस सिस्टम का पार्ट है। तो जो बीजेपी का अलायंस है दैट इज़ कॉल्ड द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए के नाम से जाना जाता है। इस एनडीए के अंदर जो मेजर पार्टीज़ हैं वो या तो सेंटर राइट की पार्टीज़ हैं या फार राइट की पार्टीज़ हैं, बट इस एनडीए को प्रीडोमिनेंटली लीड जो करता है दैट इज़ बीजेपीज़ गवर्नमेंट। जो बीजेपी की पार्टी है वो ज़्यादा डोमिनेट करती है। हम देखा कि लास्ट इलेक्शन में भी 543 में से का जो बीजेपी है इट वन अराउंड 307 सीट्स। ऑब्वियसली इसका जो मुखालिफ अलायंस है, जो ग्रुप है, वो रिसेंटली फॉर्म किया गया 2023 के अंदर, उसको हम इंडिया के नाम से जानते हैं, INDIA। बट दिस अलायंस कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 डजन पोलिटिकल पार्टीज़। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोलिटिकल पार्टी है ऑब्वियसली वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। But what does INDIA makes up? INDIA means the Indian National Developmental Inclusive Alliance, and that's what is acronym of the India. ये जो 2 अलायंस सिस्टम्स हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, बिकॉज हमने देखे हैं कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे अलायंस बना है इंडिया के अंदर। ऑल्दो इस इंडिया के अलायंस के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, इसके अंदर फर्दर डिवीजन्स भी हैं बहुत सारी, बट दिस इज़ नॉट नेसेसरली टू बी अ कोalition, इट इज़ एन इलेक्टोरल अलायंस। जिस तरह बीजेपी का हमने देखा कि वो एनडीए के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े थे, और वही जो अलायंस सिस्टम था उसने कोalition की सूरत में गवर्नमेंट भी को चलाया है, बट यहाँ पे भी इंडिया के साथ भी ऐसा ही है। ये अभी अलायंस है, कोalition में कन्वर्ट होगा, इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्शन रिजल्ट्स in India. What does the polls say about the Indian elections? Most of the national and international polls suggest that BJP has a lead over the rivals, कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस हो, उसके ऊपर उनको एक सिग्निफिकेंट लीड है। इनफैक्ट बीजेपी का जो क्लेम है दैट इज़ कि लास्ट ईयर जो लास्ट इलेक्शन हुए थे 2019 में, उसमें 543 में से दी बीजेपी और उसका जो अलायंस है इट वन 307 सीट्स। दिस टाइम दे क्लेम दैट दे विल विन मोर देन 350 सीट्स of the Lok Sabha, which means that they will have a comfortable majority in the Lok Sabha, और जो कांग्रेस है वो उसको एक सिग्निफिकेंटली क्रशिंग डिफीट होगी। इस हवाले से जो पोल्स हैं दे आर वेरी क्लियर दैट बीजेपी विल विन ऑब्वियसली, बट पोल्स वेरी करते हैं कि कितनी सीट जीतेंगे, बट एवरी सिंगल पोल इन इंडिया इज़ एंड ग्लोबल ऑब्वियसली वो कंफर्म करता है दैट बीजेपी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी एंड पॉपुलर सपोर्ट विद इट, एंड इट विल हैव अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी, एंड दैट्स वाई फॉर many scholars and many experts in India and abroad, these elections are kind of one-sided elections. BJP will have a clear majority, and it is known to not just the BJP, it is also known to the public as well as the rival alliance India. अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि इस इलेक्शंस के बिल्डअप में हमने देखा कि कुछ कंट्रोवर्सीज डेवलप हुई, जिसके हवाले से इंडिया के अंदर ऐसी कंट्रोवर्सीज बहुत कम होती हैं, बट ये कंट्रोवर्सीज डेवलप हुई। इन कंट्रोवर्सीज को लेकर कांग्रेस जो है उसने एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है दैट कांग्रेस कंसिडर्स इटसेल्फ टू बी काइंड ऑफ अ पार्टी विच इज़ अ विक्टिम टू और अ विच हंट है, जिसके खिलाफ गवर्नमेंट मोदी साहब की गवर्नमेंट की तरफ से, और वो इस इलेक्शन को के हवाले से जो कंट्रोवर्सी है उसको डेवलप करने में एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो 3 मेजर कंट्रोवर्सी डेवलप हुई उनमें सबसे पहली तो जो हमने देखा कि जस्ट बिफोर
a couple of before the schedule of the election was announced, तो जो इंडिया के इलेक्शन कमीशन के 3 मेंबर्स हैं उनमें से एक मेंबर ने रिज़ाइन कर दिया, एक मेंबर पहले से नहीं थे, तो 3 में से सिर्फ एक मेंबर जो है वो रह चुका था और दैट वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उस हवाले से हम देखा कि जो रेजिग्नेशन था इट वाज रूमर्ड टू बी कि उसके बहुत सारी वजह हो सकती हैं, बट ऑल्दो वो रूमर्स डाई आउट हुई और हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है उसने नया इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया और इलेक्शन स्केड्यूल वाज देन अनाउंस्ड। सेकेंड कंट्रोवर्सी जो डेवलप हुई इंडिया के अंदर दैट वाज द अरेस्ट ऑफ द आम आदमी पार्टीज सीएम फ्रॉम दिल्ली अरविंद केजरीवाल, जिनको अरेस्ट किया गया बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर अ करप्शन एंड टैक्स फ्रॉड केस। It was generally believed by the opposition parties that this is a witch hunt on the part of the BJP to weaken its political opponents. तीसरी जो बड़ी कंट्रोवर्सी डेवलप हुई हमने देखा उस हवाले से कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी के जो फंड्स हैं उसको फ्रीज़ किया बिकॉज ऑफ द करप्शन चार्जेस, और जो टैक्स फ्रॉड है, टैक्स एवेजन है, उसके हवाले से एक चार्जेस ब्लेम किए गए कांग्रेस पार्टी के ऊपर और उसके जो एसेट्स हैं फ्रीज़ किए गए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये मौक़िफ़ है कि उन फ्रीजिंग ऑफ द फंड्स की वजह से जो कांग्रेस पार्टी है वो इट वाज अनएबल टू एक्चुअली गो फॉर इलेक्शंस कैंपेन इन अ फ्री मैनर, और उसके पास जो रिसोर्स लिमिटेशन है दैट हैज़ इफेक्टेड देयर इलेक्टोरल कैंपेन एज सच। सो ये जो 3 कंट्रोवर्सीज़ थी बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सीज़ हैं जिसको लेके इंडिया के अंदर जो अपोजिशन है दैट इज़ ब्लेमिंग द करंट बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ स्टीयरिंग कंट्रोवर्सी एंड मेकिंग दीज इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल। सो टू कंक्लूड नाज़रीन, हम कह सकते हैं कि जो इंडिया के इलेक्शन है दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। उसका हमने बेसिक प्रोसेस की बात की और जो नेक्स्ट एपिसोड होंगे उसके अंदर हम उन थीम्स की बात करेंगे, उन इश्यूज़ की बात करेंगे जो इस इलेक्शन एजेंडा का हिस्सा हैं, उसमें मैनिफेस्टोज़ क्या हैं, उसमें एजेंडा क्या है, उनके प्लान्स क्या हैं पार्टीज़ के, और उन इलेक्शंस का इम्पैक्ट क्या होगा, स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ, रीजन की बात करूँ और ग्लोबली बात करूँ, वो क्या इम्पैक्ट होंगे, नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।